तहलका अंगेज खबर, एक वजीर के पीछे दूसरा वजीर कौन सा लगा हुआ है, अंदर की मीटिंग में क्या हुआ है। एमक्यूएम लंदन के लापता अफराद को फिर 22 तारीख की क्यों, एक अहम खबर। मरियम को गुस्सा क्यों आया है। फातिमा भुट्टो, मुर्तजा भुट्टो की बेटी ने एक अहम काम किया है, अंदर की खबर लेकर आया हूं क्या है। एक डॉन का फोन, कराची में ना जाने कितने डॉन। तहलका अंगेज वीडियो, रोबोट बारूद से भरा गजा में कैसे टकराया। आफाक अहमद क्या कह रहे हैं, इनके वाली बात क्यों दोहराई गई है। बिलावल भुट्टो को कहां ले जाया जा रहा है। सदर की बीवी औरत है या मर्द। 29 अरब रुपए का फार्मूला एमक्यूएम कड़ाई में। आज के प्रोग्राम में मैं करने वाला हूं तहलका अंगेज इंकशाफात, और वो इंकशाफात के जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। अंदर की बहुत सारी मीटिंग्स वो जो बंद कमरों के अंदर हुई है और बड़े बड़े फैसले हुए हैं, वो तमाम राज आज इंकशाफात से भरपूर वीडियो जरूर देखिए। और साथ साथ मैंने आपसे हमेशा कहा है कि क्योंकि हमारे मेन मरकजी चैनल पर पहले पाकिस्तान, फिर इंडिया और अब इजराइल ने पाबंदी लगाई है, उस पर हम अभी वीडियो डाउनलोड नहीं कर सकते, अपलोड नहीं कर सकते, आप नहीं देख सकते। तो फिलहाल इस चैनल को देखिए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए और दोस्तों को भी शेयर करके बताइए कि हमारे साथ क्या जुल्म हुआ है। आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार की शुक्र से कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। तहलका अंगेज खबर कि आखिर एमक्यूएम के लापता कारकुनान के हवाले से कोर्ट ने मुकदमा तो सुना, लेकिन उस मुकदमे में हुआ क्या हुआ उस मुकदमे में, किस किस को नोटिस दिए गए और एमक्यूएम लंदन के उन कारकुनान के साथ क्या मामला हुए, ये आगे चलकर बताने वाला हूं। मगर एक बंद कमरे की खबर जो मैंने आपको कल दी थी, मैंने कल आपसे कहा था कि 4 टन का एसी लगा हुआ था कमरे के अंदर, 13-14 लोग मौजूद थे। फरियाल तारपुर, आसिफ अली जरदारी की बहन, मशहूर जिसे अदी के नाम से जाना जाता है, इस वक्त की ताकतवर तरीन खातून, इसने एक मीटिंग ली और उस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद थे। और मैंने कल अपने प्रोग्राम में आपसे कहा था कि उसमें कहा गया था कि जुल्फिकार अली भुट्टो के पोते जुल्फिकार जूनियर मुर्तजा के बेटे के खिलाफ कैंपेन चलाई जाए। अब मैं लाया हूं उस मीटिंग का एक और पहलू, उसमें एमक्यूएम के किन 4 लोगों के मुताल्लिक कहा गया कि उनके खिलाफ बाकायदा कैंपेन चलाई जाए। मगर उससे पहले उस मीटिंग में एक और मामला भी हुआ, और उस मीटिंग में यह हुआ कि क्योंकि इस वक्त ताकतवर तरीन वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, जिसने तमाम मीडिया को इश्तिहारात दिए हुए हैं, सोशल मीडिया से लेकर इस वक्त तमाम चीजें उनके कंट्रोल के अंदर है। इस मीटिंग में एक एमपीए भी बैठी हुई थी, एक एमएनए खातून भी बैठी हुई थी। उस एमएनए खातून ने क्या कहा, उस एमएनए खातून ने ये कहा, अंदर की खबर दे रहा हूं, उसने कहा कि ये कैसे वजीर है, ये कैसे वजारत चलाई जा रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि इतने सारे इश्तिहारात। आपको मालूम है सिंध हुकूमत ने मीडिया को कितने इश्तिहारात दिए, इसलिए सिंध हुकूमत के खिलाफ कोई मीडिया क्यों नहीं बोलता है। आपको पता है पंजाब हुकूमत ने कितने इश्तिहार दिए, मैं बताता हूं आपको। दिए 8 अरब के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को। कितने के? 8 अरब रुपए के इश्तिहारात, एक यानी सूबे सिंध हुकूमत ने 8 अरब और उधर से 8 अरब। आप सोचिए तो मीडिया खबरें कहां से चलाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हम जैसे लोग हैं शरपसंद, जो बाज ही नहीं आते। वो कहते हैं ना, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं क्योंकि मैं सच बोलता हूं। तो अब क्योंकि हम लोग उनसे कंट्रोल में नहीं आते, तो उधर कहा गया भाई इतना पैसा उनको खिलाया जा रहा है, देखिए जो कुछ शर पसंद है ये कंट्रोल नहीं हो रहे, तो हम तो होंगे नहीं, हम तो सच बताएंगे। वहां पर कहा गया ये वजारत कैसे चलाई जा रही है, और काफी कड़ी तनकीद शर्जील इनाम मेमन पर कुछ लोगों ने की। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और उसके बाद ये शिकायतें कहीं आगे। ये हो गया
इसमें 4 लोग कौन थे जिसके खिलाफ कहा गया वो आगे चलकर बताता हूं, लेकिन पहले एक और खबर तो सुनते जाइए। एक और अंदर की खबर मुझे मिली है, और जब ये बात मैंने कही थी कि जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ मुहिम की बात की जा रही है, तो फिर आज तारीख जहन में रखिए 19 सितंबर है जब प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। 18 सितंबर की शाम को एक वो शख्सियत एक्टिव हुई है जो पहले एक्टिव नहीं थी, जिसने सियासत से मना किया हुआ था। यानी कि मैं नाम दे रहा हूं जहां जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ तहरीक चलाने की बात की जा रही है, फातिमा भुट्टो। अंदर की खबर लेकर आया हूं। फातिमा भुट्टो कल बराह रास्त एक्टिव हुई हैं और उन्होंने एक मीटिंग कॉल की। ये एक सियासी मीटिंग थी, यानी कि फातिमा भुट्टो ने, ये जरदारी नहीं है, यानी हमें वहां तो कहना पड़ता है ना बिलावल भुट्टो जरदारी, यहां हमें कहना पड़ेगा फातिमा भुट्टो। फातिमा भुट्टो ने एक अहम मीटिंग कॉल की और बाकायदा पॉलिटिकली लोगों को जमा किया, जिसमें पंजाब से भी लोग आए और एक अमार जान नाम का एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर है पॉलिटिकली, वो भी उसके अंदर आया। बहुत सारे लोग आए और ये मीटिंग फातिमा भुट्टो ने खुद शेयर की है। ये मैं आपको इशारा दे रहा हूं, खबर दे रहा हूं, आइंदा के लिए पाकिस्तान दिवस पार्टी के हवाले से ये तहलका अंगेज खबर दे रहा हूं। और उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, उसमें ये फैसला किया गया कि आज जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से 2 घंटे बाद 6 बजे ये तमाम के तमाम लोग रवाना हो रहे हैं लाड़काना। 20 सितंबर को किसी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाला शख्स शायद लाड़काना के अंदर दाखिल ना हो सके, या फिर जुल्फिकार अली भुट्टो, मीर मुर्तजा भुट्टो, बेनजीर भुट्टो के कब्रों के पास जा नहीं सकेगा। वहां सिर्फ होंगे जुल्फिकार जूनियर, फातिमा भुट्टो और इनके लोग। मुकम्मल तैयारी हो चुकी है, खबर दे रहा हूं। अब आइए अगली खबर, और उससे भी बड़ी बड़ी खबरें आपको देने वाला हूं। मुझ पर पाबंदी क्यों लगी आपको मालूम है? इसलिए पाबंदी लगी क्योंकि मैंने इजराइल का चेहरा बेनकाब किया था। मैंने कहा था कि वो किस तरह का जुल्म और सितम रवा रख रहा है। अब ये वीडियोस देखिए, मैं आपको ये वीडियोस दिखा रहा हूं, आप देखिए इन वीडियोस को। इसमें आपको ये एआई से बनी हुई वीडियोस नजर आ रही होंगी, जिसमें रोबोट एक गाड़ी चला रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, ये एआई से बनी हुई वीडियो को आप मत तस्लीम करें, यह हकीकत पर मबनी हुआ है। हुआ यह है कि जिस जुल्म और सितम के बारे में मैंने आपसे कहा था, इजराइल की फौज बराह रास्त गजा शहर के अंदर दाखिल हुई और उन्होंने क्या किया कि रोबोट से गाड़ियां चलाई और उन रोबोट वाली गाड़ियों को जाकर बाकायदा शहरी आबादी के साथ टकरा दिया। 1000 अफराद शहीद हो चुके हैं सिर्फ 1-2 दिन के अंदर। सिर्फ 2 दिन ने 1000 अफराद को शहीद किया और दुनिया खामोश है। ये रोबोटिक गाड़ियां इस्तेमाल हो रही है वहां पर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंकशाफात देने पर ही मेरे उस चैनल पर पाबंदी आई। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, हम नवाज आएंगे मोहब्बत से। खबर चाहे शहर कराची की हो, पाकिस्तान की हो, दुनिया की हो, कहीं की भी हो, हम आपको जरूर देंगे। आइए एक और बड़ी खबर की तरफ लेके चलता हूं। खबरें खबरें और खबरें ही खबरें दे रहा हूं मैं आपको। उसके बाद हुआ यह है कि जनाबे वाला बड़ी खबर यह है कि आफाक अहमद साहब ने उसी मुतालबे को दोहराया है कि जिस पर कुछ दिन पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बात की थी और उस पर काफी लेदे हुई थी। आपको याद होगा कि आफाक अहमद साहब ने एक पहले बयान दिया था, जिसके बाद खालिद मकबूल ने एक बयान दिया था, जिस पर बाद में बड़ी तनकीद की थी। किसने 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 सईद गनी ने। और सईद गनी की बात को इंडोर्स किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बात यह थी कि शहर के अंदर गैर मकामी इंतजामिया मौजूद है कि जिसकी वजह से शहर तबाह हुआ है। उसके बाद सईद गनी ने कहा था कि मुस्तफा कमाल ये कहते हैं कि खालिद मकबूल इंडिया के शहरी हो हुए थे, तो ये तो गैर मकामी हुए। इस बात को इंडोर्स किया था बिलावल भुट्टो जरदारी ने। आज आफाक अहमद साहब ने फिर उसी बात को दोहराया है। यानी कि एनक्यूएम या शहरी आबादी की जो सियासत है, वो इस वक्त ये बात कह रही है मुसलसल कि कराची शहर या हैदराबाद में गैर मकामी इंतजामिया मौजूद है। और ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी को बहुत ही नागवार गुजर रही है। और इसी वजह से आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची शहर के दौरे का मंसूबा बनाया है। इस वक्त जहां सैलाब की सूरत हाल आ रही है, खास तौर पर
केवाड़ी टाउन के अंदर TP1 की जगह पर आपको जाते हुए नजर आएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जब तक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी नहीं है, लेकिन बाद में आपको इसकी वीडियोस नजर आना शुरू हो जाएगी, देख लीजिएगा। अब आइए जनाबे वाला एक और बड़ी खबर की तरफ। हमारे यहाँ तो मसाइल ही मसाइल और खबर पर खबर है, लेकिन भाईजान से फिर किसी ने राब्ता किया है। कौन से भाईजान से? यानी कि कामरान तेसोली साहब से। और भाईजान से राब्ता इसलिए किया गया है क्योंकि स्कीम 33 पर एक खत लिखा गया है और उसके साथ साथ कुछ और लोगों ने भी खतूत लिखे। 2 खत उन तक पहुंचे हैं और यह कहा गया है कि वो इस मामला में इंटरवीन करे। सबसे पहला मामला यह है कि एमक्यूएम के आपस के इख्तलाफात की सोशल मीडिया पर वीडियोस क्यों बनाई जा रही है और ये इख्तलाफात को हवा कौन दे रहा है, उस पर भाईजान बराह रास्त इंटरवीन करे। और दूसरा यह कि स्कीम 33 की जो आबादियों पर कब्जे हो रहे हैं उस पर भाईजान इंटरवीन। लेकिन भाईजान तो इस वक्त हैं चाइना के अंदर, और चाइना में जहां शंघाई वाला मामला चल रहा है वहीं पर दीगर मामलात भी चल रहे हैं। यानी कि शंघाई और कराची के दरमियान एक शहर की बात हो रही है, तो वहीं पर ये मामला भी अब उनके सामने रखे जा रहे हैं। 21 तारीख को उनकी आमद है और 22 तारीख को बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं। क्यों बहुत बड़े फैसले मुतवक्के हैं? इसलिए क्योंकि जो 29 अरब रुपए के करीब करीब का जो फंड कराची शहर में सिर्फ एमक्यूएम के लोगों के पास आया है, जिसकी तकसीम का ये एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसके हवाले से आवाजें आना शुरू हो चुकी है। भाईजान की गैर मौजूदगी में इतलात ये आ रही है कि मुख्तलिफ महकमे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो ये काम को एलोकेट कर रहे हैं, वहां पर ठेकेदारों से एक फरमाइश की इतलात आ रही है कि जनाब 40% एमक्यूएम के एमएनएज, 20% इदारा, मुबैना तौर पर ये इल्जाम आ रहे हैं और बाकी 20% आप काम करें, बाकी 20% आपकी मर्जी। ये अफवाहें शहर में गर्दिश कर रही हैं, इसकी कोई सदाकत नहीं आ रही है, लेकिन इस पर भी इन्वेस्टिगेट करने की बात हो रही है, इस पर भी लुक आफ्टर करने की बातें हो रही है कि ये फंड क्या वाकई में दुरुस्त जगह पर इस्तेमाल होगा या नहीं होगा, या जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस्तेमाल करती है ऐसे रहेगा। ये अफवाहें भी मार्केट के अंदर गर्दिश करना शुरू हुई है कि इस फंड को एलोकेट कर इसको सही तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये एक और खबर आ रही है, और फिर खबर ही खबर। लेकिन खबर देखते देखते एकदम से खबर मेरे सामने आ गई और कहा गया कि जनाब सदर की जो बीवी है वो मर्द है या औरत। अभी पिछले दिनों आसिफ अली जरदारी साहब को किसी ने लेडीज सूट दे दिया था गिफ्ट में, तो लोगों ने बड़ी बात कही थी, लेकिन यहाँ तो एक मुल्क के सदर पर यह बहस हो रही है कि जनाब उसकी बीवी मर्द है या औरत है, और ये बात हो रही है फ्रांस के सदर की। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बात कर रहा हूँ जनाब, वहां पर बहुत बड़े बड़े व्लॉग्स हुए, बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं, और ये कहा जा रहा है कि जो बेसिकली अमेरिकी सदर की फ्रांस के सदर की जो बीवी है वो पहले मर्द थी और अब वो औरत हो गई है। अब फ्रांस के सदर के जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट प्रूफ लगाए कि जनाब हम ये बात को ले जाकर साबित करेंगे कि ये औरत ही है, इसके बारे में जो मर्द का इल्जाम लगाया जा रहा है ये गलत है। मैं ये बात क्यों कहता हूं, ये खबर मैं वैसे ही नहीं दे रहा। हमारे यहाँ औरत और मर्द के हवाले से एक अलग ही बहस पाई जाती है, एक अलग ही मामला पाया जाता है, मगर अब एक बहुत बड़ा मामला हुआ है यहाँ पर आजकल। जब से कराची शहर में चीजें कंट्रोल लावारिसियत हुई है, तो यहाँ पर डॉन बहुत सारे बन चुके हैं। तो एक डॉन साहब ने मुख्तलिफ एक डॉन साहब के जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और एक कालो धंधे से वाबस्ता है, उन्होंने मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को फोन किया और फोन करके कहा कि जनाब आप एक खबर लगाएं। है साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उन्होंने खबर लगवाई जमात इस्लामी के फेवर की और जमात इस्लामी के प्रोग्राम को कवर करने की। डॉन है, मर्जी है, लेकिन टीवी चैनल्स बखुदा ऐसे लाइन में लगकर उनका काम किया कि मत पूछिए। हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आइए, हाँ सर आपकी खबर, और हेडलाइनों में चलाई खबर, जबकि वो खबर हेडलाइन के मवाद की थी नहीं। और मेरे लिए खबर ये थी कि किस तरीके से यहाँ के मीडिया को मैनिपुलेट किया जाता है, और मीडिया सिर्फ वो खबर देता है कि जो उसको दबाव देता है। खैर छोड़, इसी वजह से ये खबर भी आपके सामने नहीं आ सकी। और कौन सी खबर आपके सामने नहीं आ सकी है कि एमक्यूएम के वो 2 रहनुमा के जो लापता थे, इसके अलावा जो बाकी 3 लोग थे
وہ تو آ چکے ہیں اپنے اپنے گھروں کو، لیکن یہ ٹوٹل 5 لوگ تھے جس میں سے 2 لوگ لاپتہ تھے، نثار قمر صاحب اور انور ترین صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے، جس کے حوالے سے پٹیشن ہائی کورٹ میں ڈالی گئی تھی۔ آج 19 تاریخ تھی اور اس حوالے سے سماعت کا آغاز ہوا۔ تو سب لوگ تو اس بارے میں خوش تھے کہ ہاں بھائی مختلف اداروں کو فوراً نوٹس بھیج دیا جائے، کہ اس کو بھی کہا جائے کہ بتایا کہ آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے، بتایا آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے، بتایا کہ آپ کے پاس ہے کیا نہیں ہے۔ لیکن جج صاحب نے اگلی تاریخ دی 22 اکتوبر کی، یعنی ایک شخص 2 لوگ لاپتہ ہے، اور تاریخ دی ہے 22 اکتوبر کی۔ آج 19 سپتمبر ہے، تاریخ ہے 22 اکتوبر کی۔ اور پچھلی بار بھی ایسا ہی ہوا تھا کہ ان کی اتنی لمبی تاریخ پڑی تھی اور اس دوران وہ خود آ گئے تھے۔ تو ہمارے یہاں پر تو تاریخ اسی طرح دی جاتی ہے۔ اب یہ تاریخ کا ہی مسئلہ ہے کہ اب جج یہاں پر حد یہ ہو گئی ہے ہماری جوڈیشری کا نظام، کہ جج اب خود اپنے حقوق کے لیے اپنے کیس لڑنے کے لیے سپریم کورٹ گئے۔ یہ فوٹیجز آپ کو میں دکھا سکتا ہوں کہ جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ جج خود اسلام آباد کے جج 5 جج جا کر اپنے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر گئے کہ بھائی ہمیں انصاف دے دو۔ تو اب یہاں پر چھوٹے کا انصاف اور بڑے کا انصاف، اور بڑے سے بڑے کا انصاف، پتہ نہیں کس کو کیا انصاف چاہیے۔ حیرت انگیز بات یہ کہ اس میں کئی بڑے نامور ججز شامل ہیں کہ جو ادھر گئے۔ چلتا رہتا سلسلہ، چلتے رہنے دیجیے اور چلتے رہنے دیجیے، یہاں عدالتی نظام بس اسی طرح سے چلتا رہے گا اور ایسے ہی معاملات ہوتے رہیں گے۔ اچھا، ایک اور خبر کی طرف چلتے ہیں، اور ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ خاص طور پر پاکستان کے جو بی جی آئی ایس پی آر یعنی کہ پاکستان کی فوج کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے بڑا اہم بیان دیا ہے، اور اس اہم بیان میں جو ہمارے لیے خبر کا عنصر تھا، خود ظاہر انہوں نے اس بات میں کہا ہے کہ جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہوئی ہے باقاعدہ اس میں انڈین کے ملوث ہونے کے شواہد موجود ہیں۔ لیکن ہمارے متعلق یہ جو ایک عام شہری کے متعلق جو اس میں بڑا ایلیمنٹ جو خبر کا تھا، انہوں نے کہا کہ ان تمام کارروائیوں میں پاکستان کے اندر موجود افغان غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندے ہیں۔ یہ بڑی اہم خبر ہے، اور جو یہ افغان باشندوں کے متعلق بات کہی جا رہی ہے کہ باقاعدہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پاکستان کے اندر موجود افغان باشندے جو غیر قانونی طور پر یہاں پر آباد ہیں، وہ اس سارے نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں، انڈین رواجن کو۔ تو ظاہر اس حوالے سے پاکستان کی حکومت اور انتظامیہ کئی بار کہہ چکی کہ افغانیوں کو یہاں سے نکالا جائے، مگر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران جس طرح کی کارروائی کر رہا ہے اس طرح کی کارروائی ابھی تک پاکستان کے اندر نہیں ہو رہی ہے۔ آپ پاکستان میں جائیے، اس وقت کراچی شہر کے اندر اگر آپ موجود ہیں تو آپ کو بے تحاشا افغان ایسے نظر آئیں گے جنہوں نے جائیدادیں بنا لی ہے۔ اگر آپ مختلف علاقوں کے اندر جائیں تو وہ گھر لے رہے ہیں۔ میرے پاس ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ کچھ افغان باشندے باقاعدہ پولیس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اور 20-20 لاکھ روپے کی رشوت لے کر وہ پولیس کے اندر سپاہی بھی بھرتی ہو رہے ہیں۔ بہت سارے ایسی اطلاعات ہمارے پاس آ رہی ہیں، لیکن یہاں پر وہ جو پاکستان کی ریاست کی پالیسی ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہاں نیچے صوبائی حکومتیں کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ جناب یہاں پر افغانیوں کو نہیں نکالنا چاہیے اور افغانیوں کو رہنا چاہیے۔ اچھا، آج ان کو ویڈیو لنک کے ذریعے ظاہر آنا تھا، اور جی ایچ کیو یعنی کہ پاکستان کے جی ایچ کیو جسے کہا جاتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی فوج کے مرکز پر جو حملہ ہوا تھا اس حوالے سے کیس میں، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ دوسری طرف سے مریم نواز چلائی ہے کہ اس کو کیا پتا، یہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، پاکستان بہت بدل گیا ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے۔ یہ بیان بازیاں اور ادھر کا سلسلہ ایک طرف، لیکن واقعی میں کہ اگر پاکستان کی حکومت اور ریاستیں واقعی میں اگر پاکستان کے اندر امن چاہتی ہے اور ان کی یہ پالیسی ہے کہ افغان شہریوں کو یہاں سے نکالا جائے، تو پھر اس حوالے سے اب یہ جتنا کام ڈیلے ہوتا جا رہا ہے ان کے روٹس اتنے زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک اس پر گرینڈ آپریشن نہیں کیا جائے گا تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ خبریں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن وقت کم، اگلے ویلاگ کا وہ 4 لوگ رہ گئے، لیکن 4 لوگوں کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کرنی ہے۔ اور ہاں، 4 لوگوں سے مجھے ایک اور یاد آیا کہ ہمارے سندھ کراچی سے تعلق رکھنے والے ایک وفاقی وزیر بنے ہیں، ان وفاقی وزیر کے پاس 6 لوگوں کو ملازمتیں دی گئی کراچی سے کانٹریکٹ پر، جس میں سے اسلام آباد 2 لوگوں کو منتقل کیا گیا اور 4 لوگ جو ہے وہ کراچی کے اندر ہیں جو ان کے بڑے قریبی تصور کیے جاتے رہے ہیں، جس میں سے 3 لوگ بڑے قریبی تصور کیے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 2 کو اسلام آباد کے اندر گاڑی چاہیے تھی، یہ دونوں گاڑی لینے کے لیے پہنچ گئے وہاں پر سیکرٹری کے پاس۔ سیکرٹری نے وزیر کو کہا یار یہ کیا لوگ ہیں آپ، پھر وزیر نے کیا معاملات کیے یہ ایک الگ تفصیل ہے۔ اور وہ 6 لوگ کون ہیں، اور ان کو باقاعدہ جو لوگ ان کے پرسنل امپلائیز تھے ان کو کس طریقے سے، یعنی پرسنل امپلائیز یعنی جو خود ان کے ساتھ چلتے تھے، وہ کس طریقے سے ان کو جو ہے باقاعدہ ملازمتیں کانٹریکٹ پر دلوائی گئی ہے وہاں کے اندر اسلام آباد کے اندر۔ کراچی کا ایم کیو ایم کی جماعت کے وفاقی وزیر کی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو۔
رپورٹ میں نظر سب پہ رکھتا ہوں. اگر کبھی کبھار نہیں بولتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خبر نہیں ہے. خبر ہم سب کی رکھتے ہیں اور سب کا ایک ایک کی اس شہر کے اندر، اس صوبے کے اندر، اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے. وقت کم ہوتا ہے اس لیے خبر دے نہیں پاتا، مگر دوں گا سب. اسی لیے ہی تو ہم اس وقت اس صوبے، اس شہر اور اس ملک کے سب سے بڑے نیوز ویڈیوز ہیں اور ہمیں اس میں کوئی شک نہیں. سبسکرائب ضرور کیجیے، دیجیے.